नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है सुनील कुमार मौर्य। एक स्पेशल शो जो हमने शुरू किया है, रियल क्राइम शो अनकट। उस शो में आपका स्वागत है। अब हम जो शो कर रहे हैं वो इसी के अंतर्गत हम सारी स्टोरीज करेंगे। और इसे आप YouTube के होम पेज पे जाकर देख सकते हैं, जहां पर रियल रियल क्राइम शो अनकट के नाम से आपको एक अलग से फोल्डर मिल जाएगा जहां आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहरहाल आज बात फिर दोबारा हुई मूसेवाला की और बात लॉरेंस बिश्नोई की। अब लॉरेंस बिश्नोई बयान बदले जा रहा है। आज उसने बयान दिया है कि सलमान खान को जो थ्रेट मिली है उसमें उसका कोई रोल नहीं है, जो कि कल सुनील कुमार मौर्य जी खुद ही बता रहे थे। सुनील सर, ये तो बिल्कुल आपकी बात सच हो गई। दोनों लोगों ने उसी का एक तरीके से दावा किया था और यही बताना चाहते हैं कि लॉरेंस ने यही बात कही है कि जो लेटर जो सलमान खान को जो भेजा गया है, जिस कोरे कागज़ की हम बात कर रहे थे, कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सिर्फ लिखा हुआ था सलीम खान, सलमान खान, आपका मूसेवाला जैसा हाल होगा, GV LV LV मतलब लॉरेंस बिश्नोई वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो उसने साफ साफ कह दिया पुलिस की पूछताछ में कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई गैंग का किसी गुर्गे ने इस तरह की बात नहीं करी है, ना ही धमकी दी है। मतलब वही बात स्पष्ट होती है कि उसका नहीं है। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस तरह से करना, लेटर डालना, ताकि चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, मीडिया में आ जाए। तो गैंगस्टर, ये इसकी बात को कितना ट्रस्ट किया जाए ये भी सबसे बड़ी बात है ना। अब ये बोल रहा है, हो सकता है इसी ने करवाया, या तो हो सकता है इसकी आड़ में किसी और ने कर दिया, लेकिन जहां तक प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है किसी और ने किया, वही ज़्यादा हमें लग रहा था जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही जो तरीका होता है ना, देखिए हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप कैसे पता करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये बहुत बड़े, जैसे कोई भी घटना होती है, आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए एक लूट की घटना होती है, तो लूट की घटना करने का जो तरीका है, एक बदमाश होता है वो चाकू मार के ही लूटेगा, एक होगा वो कनपट्टी पे पिस्टल लगा के ही करेगा, ठीक ना। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। उसी तरह इनका तरीका है, उसी से एक अंदाजा लगाया कि नहीं नहीं ये लॉरेंस बिश्नोई, और उसने खुद ये दावा किया है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। हम ये कहेंगे कि हाँ वो 100% सही बोल रहा है, शायद ना हो, लेकिन 99% ये चांस है कि हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने अब 400 से ज़्यादा लोगों की जो सुरक्षा पहले वापस लेने का फैसला किया था, जिसके बाद ये अटैक हुआ, मूसेवाला की हत्या हो गई, अब वो बहाल कर दिया, यानी वापस ले लिया है वो, और अब सिक्योरिटी सभी को मिलेगी, ऐसा पंजाब सरकार यानी कि जो आप सरकार वहाँ बनी बैकफुट पर आ गई है एक तरीके से, क्योंकि जब एक जान चली गई तब हम फिर से वही उसी चीज़ पर आ जाते हैं। तो अगर यही चीज़ अगर हम पहले करते, उस तरीके से हटाते या फिर उसको लीक नहीं करते। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जानकारी मीडिया में आती है कि सबकी सिक्योरिटी हटा दी गई, तो ये भी हो सकता है कि जैसे सिक्योरिटी हटाई गई, भले उनके पास 2 गनर थे, लेकिन उसके बावजूद ये तो चर्चा हो गई और इत्तेफाक ये रहा कि उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं आते हैं और फिर दूसरी चीज़ गनर भी नहीं होते हैं। तो ये तीनों इत्तेफाक एक साथ होते हैं और फिर उनकी जान चली जाती है। केकड़ा अरेस्ट हुआ है। ये अरेस्ट हुआ था वो शख्स है ये जो सेल्फी ले रहा था, जिसने सारी मुखबरी की थी, और ये मुखबरी पहुंची थी क्रिमिनल्स के पास। ऑब्वियसली लोकल सपोर्ट था, कई सारे क्रिमिनल्स को उठाया भी गया है, 8 शूटरों की पहचान कर ली गई। राजस्थान, हरियाणा, कई सारे राज्यों तक पूरा ये मकड़ जाल फैला हुआ है, और उम्मीद है कि जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा। लेकिन वही है, एट द एंड खुलासा तो हो जाएगा, लेकिन ये कभी सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा, या हम सिर्फ ऐसे ऐसे बात करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे। पुलिस वही रिश्वत लेती रहेगी, जेल में वही होता रहेगा जो होता आ रहा है। कैदी जो है वो पैसे देके सारे काम कराएंगे, वहीं से साजिशें रची जाएंगी, वहीं से आगे प्लानिंग होगी, और वहीं जो है कोई एक्शन नहीं होगा, और सब रात गई बात गई टाइप हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर दोबारा ये ढाक के 3 बार। बिल्कुल, जैसे आपने जेल की बात करी, और आज की खबर आपको बता दें, आज अभी आई है दिल्ली में मंडोली जेल है। चिराग भाई ज़्यादा बढ़िया जानते हैं मंडोली जेल के बारे में। वहाँ से खबर आई कि काला जठेड़ी, जिसको जो लॉरेंस बिश्नोई, उसी लॉरेंस गैंग, हम यहाँ पे लॉरेंस गैंग कह रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई पर काफ़ी लोगों ने हमें आपत्ति भी जताई कि आप बिश्नोई गैंग बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की है कि लॉरेंस बिश्नोई ही पूरा बोले, लेकिन बिश्नोई गैंग अगर इसके बाद भी किसी मीडिया ने या हमने कभी ली है तो उसके लिए ये गलत बात है। हम भी इसको चाहते हैं कि बिश्नोई कोई भी एक समाज है, एक धर्म है, उसको हम गैंग की तरह मतलब नहीं कर हमारा सकते। उद्देश्य वो नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य जो वो क्रिमिनल है लॉरेंस, उसके बारे में आपको जानकारी देना और मुहैया कराना। लेकिन अभी जो खबर आई है सुनील भाई, वो क्या है? अब वही है कि काला जठेरी का जो एक गुर्गा है, वो गुर्गा मंडोली के जेल में था, और उसने 30 मई को, आपको बता दें कि दिल्ली के एक बड़े कारोबारी थे, उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ठीक है, और जो 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी उसके लिए बाकायदा उसने जेल से फ़ोन किया था। और इसमें जांच में ये पता चला, जब उसकी शिकायत उस कारोबारी ने दिल्ली पुलिस से की, तो दिल्ली पुलिस ने फिर वही जांच की, वही बातें निकली कि अरे ये तो जेल का, उसकी लोकेशन जो आई कॉलिंग की, वो पता चला कि ये तो मंडोली जेल है। जब वहाँ पे गए तो वहाँ जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसको पकड़ा गया, उसी बदमाश को, उसी गुर्गे को जो काला जठेरी का है, काला जठेरी गैंग का, उससे पूछताछ हुई तो पता है क्या निकला? उसमें एक यूपी पुलिस का एक सिपाही है
उस सिपाही ने किसी मैकेनिक का काम करते हैं ना, उनके नाम पर एक सिम कार्ड इशू कराया था BSNL का, और वही सिम कार्ड उसने इसको लाके प्रोवाइड कराया था। तो सोचिए किस तरह का नेक्सस, सिपाही मिला उसी में, मतलब पुलिस का बंदा, और वो पैसे लेकर के उसके लिए सिम कार्ड वो प्रोवाइड कराया था। ये सारी चीज़ें जांच में निकली हैं, जिसकी हम लोग 2-3 दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही बात हुई। सवाल ये उठता है कि DGP लेवल के ऑफिसर तिहाड़ जेल में बैठे हैं, IPS ऑफिसर बैठे हैं, इसके अलावा मंडोली जेल में अगर बात की जाए या रोहिणी जेल में बात की जाए या देश की और तमाम जेलों के बारे में बात की जाए, सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते हैं। वो देश के क्रीम हैं, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके एक आदेश पर कोई भी एक्शन हो जाता है। हर जेल में, जैसे कि तिहाड़ जेल में 13 जेल्स हैं, 13 से ज़्यादा जेल हैं, करीब करीब 16,000 कैदी वहाँ पर लॉज्ड है। वहाँ पर आप सोचिए, हर जेल का एक सुपरिटेंडेंट है, हर जेल का स्टाफ अलग है, हर जेल में सिक्योरिटी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान देते, तमिलनाडु फोर्स वहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद जेल स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद ये सब हरकतें हो रही हैं। आप सोचिए, बहुत शर्म अच्छा की चिराग, बात है। एक बात बताइए कि ये जो आपने कहा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में तमिलनाडु फोर्स है, ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग वो इसलिए रखी जाती है, स्टेट की पुलिस रखी गई वो है? इसलिए रखी जाती है ताकि एक तो यहाँ के लोगों से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, क्योंकि वो भाषा का बड़ा एक मैटर करता है कि वो एक जो है वो भाषा, साउथ इंडियन है तो वो अलग टाइप की भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए किया गया है कि ताकि कम्युनिकेशन ना हो, और फिर उस तरह के जो फायदे पहुंचाने वाली बात है कैदियों को, कुछ इस तरह की चीज़ों को, जो गैंगस्टर हैं, इसको रोकने के लिए किया गया। लेकिन हो क्या रहा है? होल्टा ये रहा है कि जो एक कैदी है, जो पुराना कैदी है, वो अपनी वहाँ धाक जमा रहा है, सब कुछ उसने मैनेज कर लिया है। वो अगर आपको फ़ोन करना है तो आप उससे संपर्क कीजिए, आपको किसी को मैसेज भिजवाना है तो उससे संपर्क कीजिए, लेकिन हर चीज़ का दाम है वहाँ, बिना दाम के कुछ नहीं होगा। और आपकी पहली पहुँच वहाँ, आप चले जाते हैं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, पहले आपके बारे में पता कर लेते हैं, आप कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, क्या आपका प्रोफाइल है, उसके आधार पर आपसे ट्रीटमेंट होता है, कपड़ों के आधार पर ट्रीटमेंट होता है वहाँ। तो अगर आप गरीब हैं तो आपको वहाँ पर बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, और अगर आप गरीब नहीं हैं तो आप पैसा दीजिए, पैसा देकर हर काम कराइए। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे केसेस में होता है क्या है कि किसी गरीब इंसान को अगर पकड़ लिया जाता है तो उनको जेल में कोई सहूलियत नहीं, क्योंकि पता है कि उससे तो कोई फायदा होना नहीं है। और जब ये चीज़ पता चल जाए इससे कोई फायदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर वही पता चल जाए ये करोड़पति है या फिर बहुत बड़ा कोई ऐसा आदमी है कि जो जिसके पास से पैसा मिल सकता है, उसको तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, और फिर पैसे तो है ही। अब सोचिए कितना ज़बरदस्त करप्शन है। इस केस से कम एक बात तो साफ हो गई, और हालांकि सदियों से बात साफ है और हर अधिकारी को बात पता है, जिस तरह से जेल में नेक्सस चल रहा है, ये सरकारों को इस समय ये चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन। और ऐसे ऐसे, अब सवाल ये ना कि IPS ऑफिसर जो है DGP लेवल का बैठा रहता है, वो कहता है ठीक है मैं सख्ती करता हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट पे सख्ती करता हूँ, सुपरिटेंडेंट आगे सख्ती करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चेन नीचे आ जाती है जिनकी सैलरी कम है, जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो बेईमानी कर जाते हैं। जैसे आपने बताया काला जठेड़ी में भी कौन से यूपी पुलिस का कोई कांस्टेबल शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि जब लोअर लेवल के अधिकारियों को एल्योर करती है पैसा, यानी कि उनको पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, तो वो ऑब्वियसली वो कर देते हैं उनके लिए। या तो अब इसमें ये देखिए, ये एक पर्सनल चीज़ है, इसमें सुनील भाई अगर उसकी सैलरी कम है, अब हर बंदा कहता है कि तू इस लायक है, तुझे वो उतनी सैलरी मिल रही है, तू मत करता है काम, ये तुझे किसी ने कहा था ये काम करने के लिए। बिल्कुल, इसी से एक हम चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसा हम जेल की बात कर रहे हैं, हम आपको पुलिस थाने की एक सच्चाई बताते हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने पुलिस की भी बातें बताई थी कि पुलिस विभाग की किस तरह से जो कांस्टेबल और इनको परेशान किया जाता है, वो भी एक सच्चाई थी। और दूसरी सच्चाई ये भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि थाने में अक्सर जब आप जाते हैं कोई भी शिकायत लेकर के, अगर मेरा फ़ोन ये गुम हो जाता है, हम जाते हैं थाने में कि मेरा फ़ोन ये गुम हो गया और उसकी एक रिसीविंग हमें दे दी जाए, तो किसी भी आप थाने में चले जाइए, किसी भी देश में कम से कम पहली दफ़ा आपसे कहा जाएगा कि इसके लिए या तो आप एफिडेविट बनवा के लाइए, या फिर 100 रुपये या फिर 500 रुपये, जैसा जैसा वो समय के अनुसार और जगह के हिसाब से होता है। गांव का इलाका है तो हो सकता है 50-100 रुपये मांगे या फिर दो, क्योंकि एफिडेविट के लिए वो खर्चा होना, या तो आप वो पैसे दे दीजिए। जबकि FIR कराने के लिए कभी भी 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कई बार ये कहा जाता है कि आपके पास कागज़ नहीं है, ये नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें करके वो जो पैसे मांगे जाते हैं ना चिराग, वो दरअसल क्या होता है कि जो सिपाही, जो मुंशी जो बैठे होते हैं थाने में, उनकी भी मजबूरी होती है। आपको एक चीज़ बता दें, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उस दिन का हमने काफ़ी रिपोर्टिंग की है। तो जो थाना होता है, तो आप थाने में जाते हैं, कुछ VIP लोग आते हैं, तो उस दिन का जो खर्चा होता है एक दिन का, मान लीजिए आज कोई, मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। बिल्कुल, एक मुंशी होते हैं, अगर मुंशी जो उस दिन कुर्सी पे बैठा है, जो FIR लिख रहा है, जो GD चढ़ा रहा है, तस्करा चढ़ा रहा है, जिसको जनरल डायरी बोलते हैं, अगर कोई FIR कराने जाता है, अगर उसे 500 रुपये 1000 रुपये वो लेता है, तो उस दिन थाने में जितना भी खर्च हुआ, चाहे समोसे, चाय पे, सारी चीज़ें जो थानेदार साहब मंगाते हैं, वो सारा चीज़ें करके, मान लीजिए 10,000 खर्चा हुआ, अगर उसने 15,000 रुपये कमाए दिन भर में, तो पता चला कि 10,000 तो उसमें चले गए, उसके खर्चे
खर्चे में 5,000 इनकी जेब में आए। तो इसीलिए वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो कुल मिलाकर के जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम में ये सब गड़बड़ियाँ हैं। मैं आपको मतलब ऊपर से नीचे जो सैलरी है ना, वो एसएचओ की सैलरी दिल्ली में अगर बात करूँ तो 50 से 60 हज़ार रुपये है। कोई भी पुलिस स्टेशन में करीब करीब 100 पुलिस वाले होते हैं, जिनमें रीडर भी होता है, जिनमें जो है वो थाने में स्टाफ मौजूद रहता है, एसएचओ के साथ स्टाफ मौजूद रहता है, आईओज होते हैं कई सारे, कई कांस्टेबल्स होते हैं, कई बीट कांस्टेबल्स होते हैं, कई डिवीजन ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारा एक हायरार्की बनी हुई है। अब जो आदमी बीट कांस्टेबल, यानी बीट मतलब एक इलाके का कांस्टेबल है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे घरों पर वो नजर रखता है अपनी बीट पर कि किस घर में कौन आदमी है, क्या कमाई का जरिया है, कौन सी दुकान है इसकी, ये काम करता है, नौकरी पेशा है, क्या करता है। अब उसकी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को वो उसको पता होता है कि इस जगह पे क्या इलीगल एक्टिविटीज है। फिर वो उनको परेशान करना शुरू करते हैं। फिर जब वो परेशान करते हैं तो उनको पैसा आना शुरू होता है। जब पैसा आना शुरू होता है तो वो एसएचओ को भी पता होता है कि यहाँ से पैसा आ रहा है, या तो वो बीट कांस्टेबल पैसा वहाँ पहुँचाता है। कई बार मैंने ऑफिसर से बात की, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर थी जिससे मेरी बात होती थी, उसका साफ साफ कहना था कि जी मुझे तो जब मैं बनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर तो एक बंदा आया और उसने ड्रॉर खोली, मतलब उन्हीं का स्टाफ का, उसमें पैकेट रख दिया। तो उसने कहा ये क्या है? कहती मैडम वो आ रहा है। उसने कहा क्या है ये? उसने कहा मैडम ये वहाँ से आ रहा है, नीचे से आया। उसने कहा मतलब, उसने देखा तो मतलब उसमें करीब करीब 10,000 रुपये थे। तो उसने कहा ये क्या मतलब है? उसने कहा मैडम ये नीचे से आता है, जो नीचे स्टाफ है वो। और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये सिस्टम है ये, और उस लेडी ने ली है रिश्वत। उसने मुझे बताया कि इस तरह से रिश्वत ली जाती है। तो दोस्तों ये जो परेशान करना जब शुरू करते हैं तो इस तरह से पैसा आता है। पैसा आता है तो वो थाने में जाता है, थाने में समोसे चाय इनका खर्चा निकलता है। ये तो चलिए छोड़िए, तो निकले हुए खर्चा रोज का। ये एक दिल्ली पुलिस का बजट भी होता है जिसमें आपको ये वाले खर्चे करने होते हैं, वो बजट आपको मिलता है। ठीक है जी, चलिए वो भी छोड़िए। कई ऐसे केसेस होते हैं जो फंसे होते हैं, जिनमें बड़े बड़े केसेस होते हैं चीटिंग के या कोई ऐसे मामले, उनमें मोटी मोटी रिश्वत आती है जो आईओ से लेकर एसएचओ तक जाती है। जो नॉलेज में आ गया एसएचओ के, कई ऐसे आईओ होते हैं जो एसएचओ तक बात ही नहीं पहुंचने देते, वो अपने में सेटल कर लेते हैं। वो बाद में पता लगता है एसएचओ का रेस तो 20,000 रुपये खा गया, तो 40,000 रुपये खा गया इसमें। उस पर अरे कई बार आपने देखा होगा, फिर डांटता है एसएचओ के, वो अकेला कैसे खा गया। अभी 1-2 साल के भीतर आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस के 2 जिलों की पूरी लिस्ट निकली थी कि एक थानेदार का जो वो हमराह होते हैं, जो पुलिस के साथ जो चलते हैं ऐसे गन लेकर के, उनकी सुरक्षा में उनको हमराह बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारी डील वो करते हैं, डायरेक्टली एसएचओ नहीं करते ताकि हम फंस जाएंगे। तो हमराह और जो फिर थाने के ना एक एक ठेकेदार बना दिए थे हर थाने में। मैं पूरे मतलब जो यूपी बिहार, आपने तो एक कमिश्नर सिस्टम की बात करी, लेकिन मैं ओवरऑल जैसे इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं वो जैसे गांव के हैं, जैसे आपने बीट कांस्टेबल बोला, तो उसको आप ऐसे समझिए कि चौकी प्रभारी जो होते हैं छोटे छोटे, उनके जो सिपाही होते हैं जो घूमते हैं, कई बार बाइक से आते हैं आपके आसपास के इलाके में, वो होते हैं। दरअसल क्या होता है कि देखिए जो सिस्टम है ना, गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है कि हर एक थाने का, जब मैंने अपने पता किया हुआ है कि हर थाने का महीने का कम से कम 1.5 से 2 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब ये छोटे थाने की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बड़ा थाना है कई वीआईपी इलाके में तो 3 से 3.5 लाख का खर्चा होता है, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी फंड इस तरीके का नहीं मिलता है इतना बड़ा। अब होता क्या है कि जैसे अगर हम एक कोई जाता है कि हमारी बेटी गुमशुदा हो गई है, कोई लापता हो गया है, कोई बच्चा लापता हो गया है, इस तरह के मिसिंग केस है, कोई भी केस है, मतलब कि लूट की घटना हो गई है, तो पुलिस वाला, जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं मिसिंग का ही केस ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक लड़की चली गई है, सपोज दैट दिल्ली से कोलकाता। अब वो कैसे जाएगा पुलिस वाला उसको तलाश करने? वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे तो वो अपनी जेब से नहीं लगाएगा। दूसरी बात, वो गाड़ी से जाएगा, प्लेन से जाएगा, जैसे भी जाएगा, तो वो क्या करता है, पहला उसका जो होता है कि जो फैमिली होती है, विक्टिम होती है, उसी से कहता है कि इतना पैसा खर्च करो तब हमारी गाड़ी जाएगी, इतना पेट्रोल डलवाओ। जो सरकारी गाड़ी है या फिर कोई भी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, हाँ, उसको लीगली मिलता है, लेकिन वो नहीं खर्च करना चाह रहा। नहीं, लीगली मिलता है, उसमें बड़ा लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। उसको भी पता चला कि उसको जाना है, मान ली कि गाड़ी से जा रहा है, उसको मिलेगा ट्रेन का, और वो जनरल टिकट मिल गया, मान ली 500 रुपये मिल गया कोलकाता से जाने का, लेकिन उसका खर्चा हुआ 30,000 रुपये मान लिया, तो 30,000 कहाँ से आएगा वो? तो कहने का मतलब कई सारे ऐसे, तो एक एसएचओ मुझे बता रहा था कि जो डेली एक्सपेंसेस छोटे छोटे होते हैं ना, कई बार ये क्लेम करना इतना मुश्किल होता है कि क्लेम नहीं करे जाते, और ये क्लेम नहीं होते आधे। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद मैंने इस पे काफी काम किया हुआ है, तो उसमें ये बताते हैं कि आज जो क्लेम किया ना, आपको साल भर बाद मिलेगा। तो बताइए कैसे सिस्टम चलेगा? तो कुल मिला के सिस्टम की गड़बड़ी होती है। फिर उसी में जैसे मान लीजिए 3 लाख का खर्चा है, तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे जो आपने बताया कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है, वहां से ये पैसे कमाते हैं। ठीक है, अब उसी में जो चालाकी करते हैं, मान लीजिए 3 लाख खर्चा है, तो भाई वो करते करते चलो इतना कर रहे हैं तो यार 4 ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें। ठीक है, इस तरीके से करके वो अपनी भी कमाई कर लेते हैं, अपना भी फायदा देखते हैं। लेकिन कुल मिला के वो सिस्टम की गड़बड़ी, अगर वो चीजें मिलने लगे तो शायद इस पर कंट्रोल भी हो। और ये चीज ऐसा है कि हर किसी को पता है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो। ऐसा नहीं कि जो हम बात बता रहे हैं ये किसी को पता नहीं है, सब कुछ पता है ये, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों फटीक, यानी कि फटीक निपटानी है। एक पुलिस वाला रेस्टोरेंट में जाता है, वो कहता है साहब ने मंगाया, चाहे साहब ने मंगाया भी ना हो,
वो अपना सब कुछ पैक करा के थाने लेकर जाता है और ये डेली जाते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके यहाँ डेली पुलिस वाले आते हैं और डेली बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि वो दुकान थोड़ी लेट तक खोलते हैं, तो वो थोड़ी लिबर्टी देते हैं उनको। ठीक है, आप बोलो। जो रेस्टो बार होते हैं उनको अगर परमिशन 11 बजे की है तो 12 बजे तक खोलते हैं। आपने नोएडा का भी केस देखा तो उसमें भी जरा सा देर के लिए खोलते हैं, तो ये सारी चीजें लेकिन उसकी आड़ में उनको क्या करना पड़ता है? सारा खाना देना पड़ता है, उनके गेस्ट को ऑब्लाइज देखिए करना कहीं ना पड़ता है। कहीं वो भी अपना एक दो चीज, देखिए वो भी अपना कुछ फायदा देखते हैं तो पुलिस भी अपना फायदा। ये सारी चीजें एक सिस्टम की तरह ऐसा बन गया है ना कि उसको समझिए कि वो एक सिस्टम बन चुका है, वो सबको बुरा भी नहीं लगता है, चीजें चलती हैं। लेकिन तभी इंसिडेंट होते हैं। बिल्कुल। अब रात तक अगर बार खुलेगा, कोई गोली चलाएगा रात में, तो वो तो रात में ही चलाएगा ना। नशे में इतना कर दोगे आप, 11 बजे अगर आप बंद कर दो, ड्रिंक्स देना बंद कर दो, तो लोग ज्यादा टल्ली नहीं होंगे। जब टल्ली नहीं होंगे तो घटना ही नहीं होगी। ये नोएडा वाले इंसिडेंट में यही हुआ कि अगर 11 बजे तक बंद होता तो 11 नहीं 12 बजे तक चल रही चीजें, फिर उसको लेकर बहस हो रही है कि नहीं नहीं तुम तो उसको दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीजें जो लड़ाई की जड़ है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम की यही सारी खामियां आती है। और एक चीज आपको बता दूं, जो आप पैसे वाली बात कर रहे थे चौकी का, एक मैं बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। मतलब मेरे सामने की बात है कि एक चौकी इंचार्ज मेरे साथ कहीं हम लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ जानकारी के लिए गया हुआ था, तो बड़े अच्छे क्लोज हो गए थे वो। तो उनके सामने जो वही बात बताते हैं, एक बंदा आता है उनके पास, ठेकेदार होता है, वो करीब 30 से 40 हज़ार रुपये कुछ होते हैं, वो देता है, पकड़ाता है। तो मुझे बड़ा लगा कि भाई ये क्या है। मैंने पूछा कि इस तरीके से कर रहे हो। मैं नया नया था उस समय, क्राइम जर्नलिस्ट बना था नोएडा का। तो वो हंसने लगा, कहने लगा कि अरे यार वो मतलब क्या करूं, ये तो लेना पड़ेगा, लेकिन इनमें से अगर जो मिला है ना, अगर इसमें से मैं 2,000 रुपये भी अपनी जेब के लिए बचा लूं तो वो भी मुश्किल है। हमने पूछा ये क्यों? कह रहा अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, जो हमारे साहब हैं, और उस रैंक को नहीं बताना चाहता हूं मैं, सीनियर अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी, कहे कि उनकी बिटिया आई थी शॉपिंग करने के लिए और वो मॉल में गई, और मॉल में कोई भी ऐसा कपड़ा उसके नहीं थे जो 2, 4, 5 हज़ार से कम वाले हों, उससे ज़्यादा वाले ही थे। और कुल मिला के 50,000 रुपये की शॉपिंग की, और 50,000 की शॉपिंग करी और बिटिया चली गई। उसकी पेमेंट किसने की? मैंने की। अब वो पैसा कहाँ से मैं दूंगा? वो पैसा कहाँ से आएगा? मैं सैलरी से दूंगा तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा? अब मजबूरी है, अगर मैं लूंगा कहीं से 2-4 पैसे, अगर हमारे सिस्टम में अगर 3 लाख रुपए हमें महीने चाहिए, तो पता चला कि मैंने 3.5 ले लिए, तो 50,000 वो ऐसे खर्च हो जाएंगे। ये अलग से खर्चा है, जो आपका सिस्टम बना हुआ है उससे अलग है। किसी ने कोई बड़ा अधिकारी कहता है कि हमारे घर में एक फ्रिज लगना है, वो फ्रिज लेके चले गए। एसी, अरे हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनको बड़ी गर्मी लग रही है, जैसे आजकल गर्मी है, एक एसी बस चाहिए, वो जी तुरंत। अच्छा उनको अब वो एसएचओ है, चौकी प्रभारी है, वो कहाँ से लाएगा? तो वो जाएगा किसी एसी वाली दुकान पर और वो कहेगा कि साहब को एसी चाहिए, वो कहेगा, और जो एसी वाला होगा वो अगर अच्छी दोस्ती होगी तो वो देगा, या डर के देगा कि जैसे भी मुझे दुकान चलानी है, क्योंकि कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी वो भी कर रहा होगा, वो भी सिस्टम से नहीं लड़ना चाहता। अगर इलीगल भी ना करे तो मान लें कि अगर किसी एसी का बिल्कुल जो मूल कीमत है मान लें 30,000 रुपये है, तो वो कहेगा सर 30,000 तो हमें दे दो, बाकी भले वो जब पब्लिक को 50,000 में बेच रहा हो, तो कहेगा 30,000 एटलीस्ट दे दो ताकि हमारा नफा भी ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो कहेगा अच्छा चलो ठीक है 30,000 तो वो एसएचओ देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से लाएंगे? थोड़ा बहुत तो चलता है, चलो 200-400 रुपये, 500, 1,000 रुपये तक तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन 30,000 40,000 नहीं चलता है। तो लेकिन वो देगा तो 30,000 कहाँ से लाएगा? वो अपनी सैलरी से तो नहीं देगा, 50,000 अगर 60,000 जो भी उसकी सैलरी। तो आईपीएस क्यों मांग रहा है रिश्वत? आईपीएस क्यों ऐसा काम करवा रहा है किसी एसएचओ से कि उसको मजबूरन एसएचओ को ये काम करना पड़े? उसको पता है, ये बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने। मुझे याद आ रहा है दिल्ली में एक स्पेशल सीपी थे, वो एक किसी पब और बार में गए, अपनी फैमिली के साथ गए, उनको बाहर खड़ा होना पड़ गया। 4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए थे कि साहब आए और आपने बाहर खड़ा रखा, क्या कर रहा था बीट कांस्टेबल? वो साफ साफ ये बोलते हैं कि बीट कांस्टेबल है, अगर पुलिस की नहीं चलती ना तो आप मर जाओ, आप अगर पुलिस वहां है तो हर काम होना चाहिए, इस तरह की। यानी कि आप सोचिए कई सीनियर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कितना मिसयूज करते हैं इन चीजों का, और किस तरह से मैं कहूंगा इनको पुलिस वाले गुंडे हैं ये लोग। ये पुलिस वाले नहीं, ये गुंडे हैं, और ये इस तरह से सिस्टम चला रहे हैं कि वहां जाकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, किस तरह से ये तो हो गए, चलो रेट टू रेट ले लिया। कई ऐसी जगह है जहां पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो खुद ही दे देते हैं कि सारे साथ ऑब्लाइज करते हैं, वो दिवाली होली ये सब गिफ्ट जो जाते हैं उसमें भी जाते हैं, वैसे भी देते हैं, क्योंकि उनको 4 चीजें अपनी भी करानी है। देखिए भाई 4 चीजें उनको अपनी लाइसेंस कराना है, वो कोई काम पड़ेगा तो अरे सर वो काम था, अरे आ जाओ ना, भेजो उसको। कई तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं जिनको जो अपना फायदा कराते, पता चला कि अगर 50,000 का गिफ्ट उन्होंने दिया तो उससे उसके बदले 10 लाख रुपए तक की कमाई कर ली कहीं से। ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद ही फोन करेंगे, साहब कुछ मतलब मैं एक छोटा सा वो है बस आपको भिजवा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। वो कौन मना कर रहा है? कौन मना करेगा? जब आपने पैसे पकड़े हैं, आपकी आंख में वो शर्म ही वो है, आप दबे हुए हैं एहसान तले।
मैं आपको बताऊं, एक बार एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक बहुत मतलब एक ज़िले के एसएसपी थे, वो 2 साल तक वहाँ लगातार उनकी पोस्टिंग रही। फिर इसके बाद ऐसा हुआ, एक बड़ी घटना होती है, उसका कभी हम बाद में जिक्र करेंगे, वो भी नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे उनकी पोल खुल जाएगी, उस अधिकारी का नाम आ जाएगा। क्या होता है कि वो सस्पेंड हो जाते हैं उस केस को लेकर के, बहुत बड़ा मामला था, देश भर में उसकी चर्चा हुई थी। जब सस्पेंड हो गए उसके बाद भी 2 महीने तक बहाली नहीं होती है, तब उनको याद आता है कि यार मेरा जो अकाउंट है उसका जो एटीएम कार्ड हमने तो कभी यूज नहीं करा, उसका पासवर्ड क्या है। अच्छा। उसको जानकारी नहीं थी क्योंकि आज तक कभी अपनी सैलरी से पैसा ही नहीं निकाला था उन्होंने। तो वो किसी से चर्चा करी, वो मेरे कानों तक वो बात पहुंची तो हम भी हैरान, तो मतलब लगा कि हाँ यार देखो ये चीज़ें होती हैं। तो आप तो मतलब मुफ्त का कितना खाते हैं आप सोचिए। और ये छोटी छोटी ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक तो मेरे दोस्त हैं जिनके यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक एसीपी रात में आया, मैं भी वहाँ था। ऑल्दो हम तो बैठे हुए थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो वो आया, वो किसी और उद्देश्य से आया था, वो मतलब कुछ बैठ के प्रोग्राम था उनका रात में कुछ खाने पीने का। तो मैं अपना उठ गया बाद में, जब मुझे पता चला बाद में, तो वो वहाँ बैठ के बाकायदा उनकी ड्यूटी थी उस इलाके में, और वो ड्रिंक कर रहे थे वहाँ पर उनके घर पर बैठ के। और अपना रात में जब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, यानी कि 8 बजे 1 बजे तक शिफ्ट थी रात में, तो 8 से 1 तक वो उनके घर पर थे और कहने को वो इलाके में गश्त कर रहे हैं, साहब गश्त कर रहे हैं। और एसीपी लेवल का ऑफिसर, सोचिए किसी के यहाँ बैठकर रात तक शराब पी रहा है 1 बजे तक, और उसके बाद वो शराब पीकर अपना जो है वो टाइट होकर जा रहा है और सबसे पूछता जा रहा है, हाँ भाई सब ठीक है, इलाके में सब ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने पूरा मतलब इलाके को एकदम वो कर दिया, रॉक कर दिया, और उसके वो अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब यकीन मानिए ऐसे ऑफिसर्स भी हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस क्योंकि मैंने ज़्यादा देखी कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो शराब से इतना प्यार करते हैं कि वो रात भर इस तरह से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। चिराग, लेकिन ये दोनों चीज़ें कि मतलब ऐसे भी ऑफिसर, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे भी ऑफिसर, मैं इस एक ऑफिसर के बारे में बताना चाहूँगा कि उस ऑफिसर को अगर गलती से मैंने 3 बजे भी रात में फ़ोन कर लिया तो भी वो ऑफिसर रिस्पॉन्स करते थे। और लूट कोई घटना हुई है वो तुरंत वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचना। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बता दूं कि जो अच्छे ऑफिसर रहेंगे, जो टैलेंटेड, जिनको वाकई में काम करने का जुनून होता है, वो स्पॉट पे जरूर जाते हैं। क्योंकि आप हमेशा समझिए कि कोई भी घटना होती है, कोई क्राइम सीन होता है, आप मौके पे जाते हैं तो अलग बात होती है। अगर एक ऑफिसर जाता है उस काम में तेजी आई जाती है। जहाँ भी आप जाते हैं, जो बड़ी घटना होती है, कई ऑफिसर आराम से बैठे रहते हैं एसी में और ऑर्डर देते रहते हैं, एक बार जाइए, अगर बड़ी घटना हुई तो मौके पर जाना चाहिए। तो ऐसे भी ऑफिसर है कि बिल्कुल, मैं उनसे बता रहा हूँ कि मैं अगर कभी सुबह भी बात, एक दिन मैंने कुछ बात हुई, मैंने 7 बजे सुबह या 6 बजे करीब मैंने मैसेज करा, तुरंत रिप्लाई आ गया, हाँ सुनील। और उसी अधिकारी को मैं 4 बजे सुबह, मतलब कितनी बजे, तो एक दिन मैंने उनसे स्पेशली पूछा कि अरे आप सोते कब हो? तो कह रहा है यार बस अब समझ लो कि कैसे हम सोते हैं, क्या करते हैं वो अलग बात है। बहुत अलर्ट थे, एक डीसीपी थे बल्कि जो वो बने, तो मैंने उनसे पूछा कि सर वो कभी कभी आपका होता है थोड़ा बहुत घूमना फिरना? कह रहे यार जब से मैं डिस्ट्रिक्ट डीसीपी बना हूं मैंने 2 चीज़ें ठान ली है। मैंने कहा क्या? कहते हैं तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, दूसरा मैं ये घूमने वामने में फैमिली को मैंने बोल दिया कभी घूमना हो तो चले जाना। और आप यकीन मानिए इतने सिंसियर ऑफिसर के हर समय फ़ोन उठाना, हर समय रिप्लाई देना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, कब कौन सा इंसिडेंट हो जाए, कब क्या कॉल आ जाए, जाना। और ऐसे ऑफिसर हैं हमारे, देखिए तभी हमारा देश चल भी रहा है, ऐसे हैं। लेकिन कुल मिला के वही आता है, जितनी हम लोगों ने चर्चा की, वाकई ये बड़े लेवल पे एक सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और मैं जिस जेल की हम बात कर रहे थे, हम सुधारेंगे कैसे? आपका कहना है कांस्टेबल की सैलरी बढ़ा दें? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोचा हुआ है। हालांकि देखते हैं इसको मोदी जी या फिर जो हमारे जो नेता बड़े बड़े हैं ना, गृह मंत्री महोदय लोग, वो कब सुधर। हमारे देश में जब नकली पैसों की भरमार हो जाती है तो क्या करते हैं? डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, सारे नकली नोट हटाने के लिए सब कुछ बने। तो क्रिमिनल जो जेल में बैठे हुए इस तरह की जो चीजें हैं, अगर इसको खत्म करना है तो सबको एक दिन उठा करके एकदम पूरा आप चेंज कर दो, सबको बदल दो, सारा सिस्टम ही, और उसके ऊपर सबके ऊपर मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें सबको बदलने की जरूरत है। बदलना मतलब ऑफिसर्स को बदलने की बेहद जरूरत है। मैं बता रहा हूं कि जो एक जगह जहां भी रहेगा, वो देखिए कोई भी काम आप करिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबको बेसिकली दिक्कत है फ्री में खाना है, प्रॉब्लम ये है पैसे नहीं खर्च करने। मैं बता रहा हूँ चिराग भाई कि वो देखिए जो मेन चीज है वो क्या है कि एक जगह जहां भी आप रहेंगे, हर इंसान एक सेफ जोन में चला जाता है, ठीक है, सेफ जोन में चले जाता है, आपको लगता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे नाजायज फायदा उठाते हैं। ये चीजें बदलते रहने की जरूरत है। और ये जो जेल वाली चीजें हैं, इनको वाकई बदलना है और बहुत ज्यादा बदलना है। इस जेल से उस जेल, नहीं तो फिर उनको दूसरी जगह ड्यूटी लगाई, फील्ड में ड्यूटी लगाई। ये भी आप सही कह रहे हैं, फील्ड में अच्छा आइडिया है। चलो लॉ एंड ऑर्डर, आप लॉ एंड ऑर्डर तो देख सकते हैं, हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते।
सकते। लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख सकते हैं ना, वो दिखाइए उनसे, देखिए तुरंत सुधर जाएंगे। तो ऐसी चीजें भी करने की आपका कहना है कि बहुत ज्यादा रीशफलिंग होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे करके उनको लॉ एंड ऑर्डर को फिर उनको थोड़ा सा चेंज करें, कुछ चीजें जब तक और बदलती कानून रहेंगी। भी थोड़ा सख्त कर दिया जाए इनके लिए। सख्ती तो करनी ही है, जो ऐसा हो उनको तुरंत कार्रवाई लेकिन करें। फिर वो लोग एक चीज बोलते हैं जो हमेशा से बोलते हैं कि भैया आपने हमारे ऊपर तो सख्ती कर दी, ऊपर वाले अधिकारियों पर भी तो करो। नहीं वो ऊपर मजे ले रहे हैं। नहीं, ऊपर से नीचे तक मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कभी नीचे वाले अधिकारी को मैं कभी खराब नहीं मानता। मेरी जो अपनी पर्सनल राय है कि जैसे आप सिपाही, दरोगा, ये जो होते हैं, देखिए साहब, पुलिस में कोई जाना नहीं चाहता सुनील भाई, और जो कांस्टेबल लेवल पर आते हैं, जो हेड कांस्टेबल लेवल पर आते हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स बनते हैं, जो इंस्पेक्टर्स बनते हैं, ये सारे लोग वो होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम देकर आते हैं सीधा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम। आप मेरी बात सुनिए, उसमें इतना पैसा इनके पास नहीं होता, फिर ये करप्शन शुरू होता है। फिर ये करप्शन क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो देखते हैं बड़े बड़े लोगों को फंसते हुए, वो देखते हैं कि यार करप्शन से तो लोग बच भी जाते हैं। वो ये भी देखते हैं कि देखिए मेरी इतनी सैलरी यार जस्टिफाइड ही नहीं है, मैं तो पूरा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, या मेरे ऊपर इतना भयंकर प्रेशर है। तो ये सारे ऐसे लॉजिक्स देते हैं वो, जिसके आधार पर वो अपनी सैलरी में कभी खुश नहीं रहते। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शरीफ होते हैं, जो एक्चुअल में खुश रहते हैं सैलरी में। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि जब चीजें हम बड़ों को देखते हैं, ठीक है, मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में आया, मैं आते ही करप्शन नहीं शुरू करता हूँ, मैं पूरे सिस्टम को पहले देखता हूँ। अब देखता हूँ मैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो खुद ही उस चीज़ को कि भाई ये कर लो, वो कर लो। अब वो अधिकारी बोलते हैं कि तुम, मेरे पास बाइक है, उन्हें पता है कि मैं सिपाही हूँ, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, वो कहेंगे कि यहाँ से तो 50 किलोमीटर दूर जा और वहाँ से भी इतने मतलब टाइम में 20 मिनट में आ जाओ। पता चला मैं बाइक से नहीं जा सकता, उतनी दूर नहीं जा, मैं गाड़ी करूँगा, गाड़ी कहाँ से करूँगा? सोचूंगा किसी का फ्री हो, क्योंकि मैं अपनी जेब से पैसा नहीं लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात हम किसी न किसी का फायदा उठाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे उनको लगता है यार जब जो बड़े ऑफिसर हैं खुद ही इस चीज़ के लिए एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलो हम भी 4 पैसे फायदा उठा लेते हैं। तो देखिए शुरुआत ऐसे होती है, फिर वो धीरे धीरे जब उन्हें लगता है कि यार नहीं यार, जो आपने बाद में बात बोली, अब वो चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। मतलब मैं इस चीज़ पे, हाँ नहीं, आपकी बात भी ठीक है, दुरुस्त है। और इस तरह से दोस्तों करप्शन बढ़ता चला जाता है, और ये करप्शन धीरे धीरे थानों से लेकर जेल तक सब जगह की वही कहानी है एट द एंड। तो एक तो सिस्टम बदलने की जरूरत सबसे पहले है, उसमें ये किया जा सकता है कि रीशफलिंग की जाए, ये किया जा सकता है कि दंड की प्रावधान और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कोई एक अधिकारी ये सब कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर किसी को नौकरी, जो आईपीएस भी आ रहा है वो भी ये कह रहा है कि मेरा टेन्योर अच्छा बीते, बस मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है ना, जो मानसिकता है, ये बदलने की बेहद जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, आपका पेट जो है ना, महत्वाकांक्षा उसको अच्छी लगती है जो काम करे, जो काम ना करे वो महत्वाकांक्षा ना रखे। साफ सी बात है। कहने का मतलब मेरा ये मानना है, भाई आप पढ़ाई कर लीजिए, आप बताइए पुलिस में, और पढ़ के कुछ और कर लीजिए। जब आप पुलिस में आए हैं, मैं नहीं कह रहा पुलिस में अनपढ़ लोग आते हैं, लेकिन जब आप पुलिस में आए तो आप ये बात भली बात ही जानिए कि पुलिस में आने का मतलब ये है कि आपको सुरक्षा देनी है, लोगों को उनको सिक्योर रखना है। अब उसकी आड़ में आप ये जो सब चीज़ें कर रहे हैं ना, आप कहते हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आता हूँ तो सिस्टम ऐसा है। आपकी बात मानिए, सिस्टम ऐसा है तो यही तो ठीक कर रहे हैं। अगर सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। और मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री तक भी सारी रिपोर्ट जाती है। अगर एसएचओ स्टाफ कम है तो धीरे धीरे बीच बीच में स्टाफ भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि हर कोई हमेशा ये होता है स्टाफ कम है जी, सारा काम मुझे करना पड़ता है, स्टाफ बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे भर्तियां होती हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर सिस्टम है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई सुधार होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, मैं बस फिर भी उम्मीद रख लेता हूँ, क्योंकि ठीक है, नहीं देखिए, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, जो एक फार्मूला है उसी पे हम लोग आगे भी चलते रहेंगे और चीज़ें वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको हमने दिखाया, बताया किस तरह से थानों के अंदर का सिस्टम है, और ये यही कहानियां धीरे 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 जाके जेल में करप्शन, जेल से करप्शन शुरू हुआ तो फिर ये क्राइम हुआ, ये क्राइम हुआ तो फिर ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और जब ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो फिर ये रिपीट होता चला जाता है। लेकिन जड़ यही है, आप सोचिए। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा, आगे फिर मैं आपको बताऊंगा अंदर की और कहानियां। धन्यवाद। थैंक यू।